हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो हम यहाँ पे समझेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो हम ये फॉर्मूला निकाल चुके हैं भाई। अगर हमारे पास लेट से अगर कोई भी सोर्स चार्ज है, अगर इसके रीजन में अगर हम कोई भी टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो उस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा भाई कि पी पॉइंट पे जो भी हमारा टेस्ट चार्ज है उन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स डिवाइड बाई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यहाँ से जो मेरे पास फॉर्मूला रहेगा दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। और सेम हम जब हम क्या है किसी भी एक पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट यानी कि ए पॉइंट से किसी भी पर्टिकुलर बी पॉइंट तक लेके आते हैं जो हमारा सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस दूर है, तो यहाँ पे जो मेरे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है वो मेरा रहेगा दैट इज के क्यू अपॉन आर। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए आपको दोनों फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं जिसका यूज हम आगे करेंगे भाई। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की वैल्यू ड्यू टू ए चार्ज स्टेट कंडक्टिंग वायर। यानी कि अब हमारे पास क्या भाई कंडक्टिंग वायर है, हमें पी पॉइंट पे यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास क्या भाई फाइनाइट स्टेट कंडक्टिंग वायर है। यानी कि अगर इसके एंड से हम जो एंगल मार रहे हैं ये वाला एंगल हमारा बीटा है और ये वाला जो हमारा एंगल है यहाँ पे दैट इज अल्फा है। यहाँ पे जो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी रहेगी दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ की फॉर्म में रहने वाली है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं भाई, कोई भी एक कंडक्टर एज्यूम करते हैं, पी पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पे भाई हम क्या एक डी एल एलिमेंट मानते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज हमारा कितना है डी एल। तो इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे हम सबसे पहले इस डी क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। वो हमारे पास रहेगी दैट इज डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन और इनके बीच की डिस्टेंस लेट से भाई इसको मान लेते हैं वे हमारा कितना ए, तो ए पी का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारा ये क्या है जो हमारा वायर है भाई ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी वो इस डायरेक्शन में रहने वाली है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इट मीन्स ये जो हमारा एंगल है भाई ये हमारा एंगल यहाँ पे हो जाएगा। लेट्स से अगर हम थीटा मानते हैं स्टार्टिंग में तो थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हम इसके क्या भाई फिर कंपोनेंट को रिजोल्व करेंगे। एक कंपोनेंट हमारा आएगा डी ई कोस थीटा और ये वाला जो मेरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दैट इज डी ई साइन थीटा। फिर हम क्या करेंगे भाई इस पर्टिकुलर वायर पे सेम डिस्टेंस पे लेट्स से इसको अगर हम भाई सेंटर से ये हमारी वाई डिस्टेंस दूर है ये पॉइंट, सेम हम यहाँ पे पॉइंट मानेंगे। यहाँ से फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा एंगल थीटा रहेगा, ये वाला भी कंपोनेंट आएगा डीई की फॉर्म में। तो एक कंपोनेंट हमारा आएगा डीई कोस थीटा की डायरेक्शन में और एक जो हमारा डीएल एलिमेंट हमने बी पॉइंट पे मानना है उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा ये कंडीशन रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है भाई ये इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। तो हमारा जो क्या है भाई डी एल एलिमेंट की वजह से जितने भी हम मानेंगे उसका हमेशा कौन से वाला कंपोनेंट हमें आंसर देगा दैट इज डी ई कोस थीटा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो भाई हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पे दैट इज डी ई कोस थीटा। अब हमें दो केस पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर वाला। तो वहां पे तो हम इसको एंगल लेंगे भाई माइनस का π/2 से π/2 प्लस का। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है कि पी पॉइंट का इस वाले पर्टिकुलर एंड से एंगल है अल्फा और ये हमारा रहेगा यहाँ पे बीटा। जब हम इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के बाद जो मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है भाई, ठीक है, देखो हम हर एक का यहाँ पे क्या है डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम सीधा टू दी पॉइंट फॉर्मूले की बात करेंगे कि कंपोनेंट रिजोल्व करने के बाद जब हम किसी भी फाइनाइट कंडक्टर की वजह से पी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों ही कंपोनेंट में हमारे पास वैल्यू रहेगी। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी एक्स डायरेक्शन में भी रहेगी और हमारी क्या रहेगी वाई डायरेक्शन में भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरी यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में रहती है उसका मेरे पास जो यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा उसका फॉर्मूला मेरे पास कितना दैट इज के लैम्डा अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस भाई सेंटर से ये हमारी डिस्टेंस कितनी है आर और ये रहेगा मेरे यहाँ पे दैट इज साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, आपको भाई डायरेक्ट फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं क्योंकि जितने भी आगे जो डेरिवेशन है हम डायरेक्ट उनके फॉर्मूले और उनकी एप्लीकेशंस को यहाँ पे मेनली समझने वाले हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरी वाई डायरेक्शन में है उसकी वैल्यू रहेगी यहाँ पे दैट इज के लैम्डा अपॉन आर कोस बीटा माइनस का कोस अल्फा। और सिमिलरिटी कंडीशन से अगर हम पी पॉइंट पे यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे जो मेरे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला रहेगा भाई उसका फॉर्मूला मेरे पास रहेगा यहाँ पे दैट इज V इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन
2πε0r log बेस e, और इसका आंसर रहता है भाई दैट इज रूट आर स्क्र प्लस एल स्क्र माइनस का एल डिवाइड बाई हो जाएगा मेरा दैट इज आर स्क्र प्लस एल स्क्र प्लस का एल। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले ध्यान में रखने कि किसी पर्टिकुलर पी पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये रहती है। अब यहाँ पे हम क्या है 2 या 3 जो हम स्पेशल केस डिस्कस करते हैं भाई, तो पहला हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि लेट से जो हमारे पी पॉइंट है वो इसके क्या है भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की फॉर्म में है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरा क्या होगा कि जो हमारा एंगल अल्फा और एंगल बीटा वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे यहाँ पे बराबर। तो जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहेगी एक्स डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगी भाई यहाँ पे दैट इज 2k लैम्डा अपॉन आर, और साइन अल्फा मान लीजिए या फिर साइन बीटा मान लीजिए, यानी कि दोनों ही एंगल हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे बराबर, और यहाँ पे कोस बीटा हमारा कोस अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो इट मीन जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे वाई डायरेक्शन में कितनी रहेगी यहाँ पे 0 रहने वाली है। तो ये हमारा फर्स्ट केस है। सेकंड केस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं भाई कौन से वाला, कि जब हमारा ये पी अगर ये हमारा लेट से भाई वायर है, अगर वो फाइनाइट की कंडीशन में ना गए हो क्या हो जाए भाई हमारा इनफाइनाइट कंडीशन में हो जाए। अगर हमारा इनफाइनाइट है तो देखो भाई पी पॉइंट पे हमारे पास यहाँ पे एंगल की वैल्यू कितनी बनेगी। तो अभी हम लोगों ने क्या माना था कि लेट से अगर ये फाइनाइट वायर है तो ये वाला एंगल मेरा हो जाएगा अल्फा और ये वाला एंगल मेरा हो जाएगा बीटा। अब इन्होंने बोला अगर हम इनफाइनाइट वायर लेते हैं लेट से भाई पॉइंट ए हमारा यहाँ पे, आप इस पॉइंट को यहाँ पे ले जाओ इनफाइनाइट वायर की कंडीशन में, तो क्या बोलेंगे कि हमारा यहाँ पे एंगल इंक्रीज कर रहा है। थोड़ा सा इस वायर को और बढ़ाएंगे तो अगर आप इस पॉइंट को बिल्कुल दूर लेके जाते रहोगे ना तो ये जो आर डिस्टेंस यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हमारा ये बीटा डिग्री बढ़ता रहेगा। और इनफाइनाइट की कंडीशन में ऐसे मानते हैं कि भाई हमारा एंगल बढ़ता जा रहा है और इनफाइनाइट की कंडीशन पे मेरे पास जो बीटा है भाई वो किस में बदल जाएगा 90 डिग्री में, और सेम हमारा किस में बदल जाएगा अल्फा की वैल्यू भी क्या रहेगी यहाँ पे 90 डिग्री की कंडीशन रहेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जब हम इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पास अल्फा और बीटा की क्या वैल्यू रहेगी यहाँ पे दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो सेकंड केस में हम क्या करेंगे भाई 90 डिग्री। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे जो मेरे पास आंसर रहेगा भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरी यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है, फॉर इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि साइन अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी भाई 90, दैट इज 2k लैम्डा अपॉन आर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई यहाँ पे k की वैल्यू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू में लैम्डा। तो इट मीन्स लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई वो क्या है हमारी उस वायर के यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहने वाली सिर्फ एक्स एक्स की हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, और वाई के अंदर जो मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो कितनी मिलेगी 0। ठीक है, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे भाई जो मेरा पोटेंशियल रहेगा यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दैट इज लोग हमारा क्या हो जाएगा लोग बेस ई आर प्लस कॉन्स्टेंट की कंडीशन रहेगी। तो ये हमारी कंडीशन किसके लिए भाई इनफाइनाइट वायर के लिए। ठीक है, तो हम ये केस डिस्कस कर चुके हैं भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला, और ये भी हम कर चुके हैं जब हमारा वायर क्या है इनफाइनाइटली लॉन्ग। अब थर्ड केस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अगर हमारा पॉइंट क्या है किसी भी पर्टिकुलर एक अगर एंड के पास है, लेट्स से भाई पी पॉइंट हमारा क्या है एक एंड के पर्टिकुलर सिचुएशन पे है और दूसरे वाले के लिए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। तो देखो इस केस में जो मेरा अल्फा है भाई अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, बट बीटा जो मेरा यहाँ पे एंगल रहेगा भाई बीटा इनफाइनाइट की कंडीशन में हम क्या लेंगे हमें 90 डिग्री लेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हमारा पी पॉइंट किसी भी पर्टिकुलर एक एंड पे है तो इट मीन्स यहाँ पे ई एक्स की वैल्यू मेरे पास दैट इज के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा। तो साइन अल्फा की वैल्यू तो यहाँ पे कितनी है भाई 0 और बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है 90 डिग्री। तो इट मीन्स मेरे पास यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी दैट इज साइन बीटा वाली कंडीशन। ठीक है, साइन 90 तो हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ पे दैट इज के लैम्डा अपॉन आर, और वाई डायरेक्शन के अंदर जो मेरा फॉर्मूला रहेगा दैट इज के लैम्डा अपॉन आर कोस बीटा माइनस का कोस अल्फा। तो यहाँ पे भाई हमारा जो कोस अल्फा है वो हमें वैल्यू देगा क्योंकि कोस 0 की वैल्यू होती 1, तो इट मीन्स मेरे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी माइनस में। तो इट मीन्स क्या करेंगे हम लोग ई एक्स और ई वाई की वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड के केस में दोनों की ही बराबर रहेगी, और वो वैल्यू मेरे पास कितनी दैट इज के लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी अगर आप यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करोगे भाई यहाँ से जो मेरे पास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ना ये इस डायरेक्शन में जाएगी,
तो यानी कि एक कंपोनेंट हमारा हो जाएगा ई एक्स दैट इज के लैम्डा अपॉन आर, और एक कंपोनेंट जो मेरा ई वाई में है उसकी वैल्यू भी कितनी रहेगी यहाँ पे दैट इज के लैम्डा अपॉन आर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या निकालेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ से मेरे पास अगर हमारा पी पॉइंट किसी भी पर्टिकुलर एक एंड पे है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे जो मेरे पास यहाँ से आंसर निकलेगा दैट इज रूट टू के लैम्डा अपॉन आर, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आपको ये 3 केस यहाँ पे ध्यान में रखने हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या बनेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट केस है दैट इज चार्ज सर्कुलर रिंग, यानी कि अब हम क्या है भाई, हमारे पास कोई भी एक चार्ज सर्कुलर रिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम क्या है भाई लैम्डा डिफाइन करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ की कंडीशन रहेगी 2 पाई आर, है ना। अगर हमारी रेडियस यहाँ पे बड़े वाली आर ले रखे हैं, ये हो जाएगी मेरे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी की कंडीशन। यहाँ पे भी हम भाई सेम कंसेप्ट यूज करते हैं, कोई भी एक डीएल एलिमेंट मानेंगे तो इसकी वजह से सबसे पहले हम पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे जो हमारी आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। और यहाँ पे मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहेगी भाई इस एलिमेंट की वजह से दैट इज के डी क्यू अपॉन क्या रहता है मेरा आर स्क्वायर। फिर हम यहाँ पे क्या है भाई सेम इसके कंपोनेंट को रिजोल्व करेंगे। अगर ये एंगल हमारा थीटा बनेगा तो ये जो मेरा कंपोनेंट बनेगा दैट इज डी ई कोस थीटा, और ये जो मेरा कंपोनेंट यहाँ पे आएगा दैट इज डी ई साइन थीटा। फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम यहाँ पे भी करंट एलिमेंट मानते हैं, यहाँ से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो सेम भाई जो मेरा ये कंपोनेंट रहेगा यहाँ पे दैट इज डी ई साइन थीटा, तो ये जो हमारे डी क्यू एलिमेंट है तो इनका जो ये डी ई कोस थीटा वाला कंपोनेंट दोनों का कैंसल आउट हो जाएगा। इट मीन्स कोई भी अगर आप डी एल एलिमेंट इस क्या है रिंग पे लोगे तो उसका हमें सिर्फ कौन से वाला कंपोनेंट आंसर देगा, डी ई कोस थीटा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, सेम हम क्या करेंगे यहाँ पे डी ई कोस थीटा कंसेप्ट यूज करेंगे, फिर एंगल की वैल्यू निकालते हैं। तो सोल्व करने के बाद जो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला रहता है भाई चार्ज रिंग की वजह से किसी भी पर्टिकुलर पी पॉइंट पे, उसका मेरे पास फॉर्मूला है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का दैट इज के क्यू, जो हमने इस रिंग पे चार्ज दे रखा है एक्स, लेट से भाई जो ये पी पॉइंट है हमारा ये इससे एक्स डिस्टेंस दूर है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा मेरा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये मेरे पास कंडीशन रहेगी भाई यहाँ पे। ठीक है, यानी कि मैंने थोड़ा आपको रफली बताया कि हम वैल्यू किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। फिर हम क्या है कंपोनेंट्स को डिवाइड करके डी ई कोस थीटा को इंटीग्रेट करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो रहेगी मेरे पास दैट इज के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और सिमिलरली केस में जो मेरे पास यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी दैट इज वो क्या रहेगी भाई मेरे पास के क्यू अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये मेरे पास कंडीशन रहने वाली जनरल। अब यहाँ पे भी हम क्या है भाई केस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेट से अगर हमारा ये पी पॉइंट है ये इस चार्ज रिंग के सेंटर पे है, इट मींस x की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी मेरे पास 0। तो अगर हम x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रहेगी 0, और पोटेंशियल की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी भाई सेंटर के ऊपर, वो रहेगी दैट इज के क्यू अपॉन आर की कंडीशन। तो ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन हम निकालते हैं कि लेट से अगर हमारा ये जो x पॉइंट है वो इस रेडियस के कंपैरिजन में बहुत दूर है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे जो हमारी ये वाली इक्वेशन है भाई यहाँ पे r को हम नेग्लेक्ट करेंगे। इट मींस जो मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहेगी वो आ जाएगी भाई दैट इज के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्योंकि x की पावर 3 है, ऊपर से एक मेरा x कैंसल आउट होगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे दैट इज के क्यू अपॉन एक्स। तो आपके दो फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम निकालते हैं भाई मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन कब बनती है, वो थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जब हमारा जो x है भाई वो प्लस माइनस r अपॉन रूट 2 की कंडीशन में होता है ना, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे इस रिंग की वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का जो आंसर आता है दैट इज q अपॉन 6 रूट 3 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर रहेगा। और पोटेंशियल की वैल्यू जो यहाँ पे रहेगी भाई इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे उसकी वैल्यू रहेगी दैट इज q अपॉन 2 रूट 6 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आपको ये दो कंडीशन ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू की। और यहाँ पे जो हमारा ग्राफ बनेगा भाई चार्ज रिंग के लिए तो ये मेरे पास कंडीशन रहेगी, ठीक है। तो r बाई रूट 2 अदर साइड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, जो नेक्स्ट हमारी फिगर है भाई यहाँ पे दैट इज चार्ज सिलेंडर, ठीक है। तो यानी कि अब हमारे पास यहाँ पे दो केस डिस्कस करेंगे भाई। एक हमारा क्या है कंडक्टिंग चार्ज सिलेंडर है और एक हमारे यहाँ पे क्या है भाई नॉन कंडक्टिंग है। इट मींस कंडक्टिंग की हम प्रॉपर्टी बढ़ते हैं कि जितना भी अगर आप चार्ज इस कंडक्टिंग वाले सिलेंडर पे दोगे वो सिर्फ उसके क्या भाई सरफेस पे रहता है।
तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या पढ़ेंगे, दैट इज सिग्मा, यानी कि जब जो हम डिफाइन करते हैं ना सरफेस चार्ज डेंसिटी, बट जो अनकंडक्टिंग यूनिफॉर्मली है भाई उसमें हमारा थ्रू आउट दी वॉल्यूम हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो यहाँ पे जो इसके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं भाई हम वो पढ़ने वाले हैं कि अगर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, अगर हमारे पास चार्ज सिलेंडर है, अगर दोनों के पास सेम अगर हम लोगों ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी दोनों चार्ज सिलेंडर के लिए। ठीक है, तो पी पॉइंट पे जो हम वैल्यू निकालते हैं भाई, यानी कि पी पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या है भाई, आउटसाइड की कंडीशन में है। तो दोनों के लिए जो मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बनेगी दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये मेरे पास कंडीशन रहेगी। और मेरे पास जो आउट की कंडीशन में पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी दैट इज माइनस का लैम्डा 2 अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर लॉग बेस ई प्लस कॉन्स्टेंट मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे सी, आर आ जाएगा भाई यहाँ पे लॉग आर की फॉर्म में। ये पर्टिकुलर कंडीशन है। जब हम वैल्यू निकालते हैं कि जब हमारे पी पॉइंट ऑन दी सरफेस रहेगा सिलेंडर के, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे जो इस सिलेंडर की रेडियस है ऑन दी सरफेस की बात करेंगे भाई, तो सरफेस की कंडीशन पे मेरा क्या रहेगा, आर मेरा किसके बराबर हो जाएगा इस पर्टिकुलर कंडीशन में। तो यहाँ पे जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहेगी ऑन दी सरफेस ऑफ कंडक्टर दैट इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आर, और पोटेंशियल की वैल्यू भी सेम रहेगी भाई दैट इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लॉग आर प्लस सी, ये कंडीशन रहेगी। अब यहाँ पे जो मेनली हमें समझना है भाई वो हमें समझना है जब हम पॉइंट को इनसाइड लेके जाते हैं, तो हमें पता है कि जो भी आप चार्ज दोगे कंडक्टिंग वाले में वो उसके सिर्फ किस पे रहता है भाई, सरफेस पे रहेगा। तो इनसाइड कंडक्टिंग सिलेंडर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। बट नॉन कंडक्टिंग के केस में ऐसा नहीं होगा। नॉन कंडक्टिंग के केस में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड, उसका जो मेरे पास फॉर्मूला रहता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ भाई, इनसाइड नॉन कंडक्टिंग के केस में दैट इज लैम्डा आर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी कि इनसाइड नॉन कंडक्टिंग के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहती है, आर स्क्वायर के। ठीक है, और आउटसाइड आने के बाद भाई वो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1 अपॉन आर की फॉर्म में वेरी करती है। ये हमारा मेनली कंसेप्ट है समझने का भाई नॉन कंडक्टिंग में। और कंडक्टिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी, 0। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ देखते हैं भाई इसका, तो आपको ग्राफ से बिल्कुल चीजें समझनी है। तो ये हमारा क्या है, कंडक्टिंग के लिए है। ठीक है, तो कंडक्टिंग के देखो इनसाइड वैल्यू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की, 0। और जैसे ही हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड द कंडक्टिंग सिलेंडर वो हमारी 1 अपॉन आर की फॉर्म में वेरी करती है। यहाँ पे भी हमारी क्या है भाई, 1 अपॉन आर की फॉर्म में वेरी करती है। बट हमारी सरफेस यानी कि ऑन दी सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहेगी, मैक्सिमम। और इनसाइड जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है भाई नॉन कंडक्टिंग में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है उसकी, जितना भी मतलब सेंटर से वो पॉइंट हमारा दूर है। ठीक है, तो आपको ग्राफ मतलब ग्राफ देखना है, ध्यान में रखना है। अब देखो दो केस हम पढ़ेंगे भाई, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की फॉर्म में पढ़ेंगे। यानी कि एक हम क्या करेंगे, हमारे पास ये कंडीशन एग्जांपल है कि हमारे पास कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर है जिसको हमने क्यू चार्ज दे रखा है। तो देखो भाई हम लोगों ने पढ़ा है कि कंडक्टिंग के अंदर जितना भी चार्ज है ना, वो उसकी सिर्फ बॉडी पे रहेगा। तो यहाँ पे जब हम डिफाइन करेंगे भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो जितना भी आपने क्यू चार्ज दे रखा है वो सिर्फ उसकी कहाँ पे रहेगा भाई, बॉडी की सरफेस पे रहेगा उसके। तो ये कंडीशन रहेगी यहाँ पे हमारी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या है भाई, गॉस लॉ का यूज करते हैं। और गॉस लॉ का यूज करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे आउटसाइड। ठीक है, हालांकि इसको हम सिमेट्री का हमारा कंसेप्ट रहता है दैट इज ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या रहता है हमारा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की कंडीशन रहती है। ई को हम यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं और जो डी एस का इंटीग्रेशन में हमारा पास वैल्यू आती है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं भाई ऐसे करके। यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट रहेगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड रहेगी, और जो भी हमने यहाँ पे डी एस एलिमेंट माना है उसका भी जो डायरेक्शन वेक्टर है वो बाहर की तरफ रहेगा। तो सोल्व करने के बाद हम अगर हमारा कोई पी पॉइंट है वो आउटसाइड द स्फीयर है, तो उसके लिए जो मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा उसकी वैल्यू रहेगी दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू हमने दे रखा है उसके सरफेस पे दैट इज आर स्क्वायर, यानी कि पी पॉइंट जो हमारा आउटसाइड की कंडीशन में रहेगा। या तो ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं भाई, या फिर जो हम लोग ऊपर करके आए हैं कि क्यू की वैल्यू कैसे निकाल के आए दैट इज सिग्मा इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला भी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा मेरा आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहेगी यहाँ पे दैट इज के
क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या फिर जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन रहेगी भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज सिग्मा पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा नीचे आ जाएगा, सॉरी आर स्क्वायर तो नीचे वाला रह गया भाई हमारा, ये तो मैंने ऊपर वाली वैल्यू पुट की, छोटे वाला रहेगा यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है भाई आउटसाइड। ठीक है, सेम अगर यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे वो आएगी भाई दैट इज के क्यू अपॉन आर। ठीक है, और यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरे पास क्या रहेगी, दैट इज सिग्मा आर स्क्वायर और नीचे रहेगा मेरा एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये जो मेरे पास फॉर्मूला बना है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने निकाली और पोटेंशियल की आउटसाइड दिस स्फीयर। फिर जब हम एट दी सरफेस इसको लेके जाएंगे, तो जब हम सरफेस लेके जाएंगे तो जो मेरा आर पॉइंट है वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी भाई, आर को हम यहाँ पे क्या है, आर की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रहेगी भाई, दैट इज सिग्मा अपॉन आर। और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी रहेगी भाई, यहाँ पे आर पुट करेंगे, दैट इज सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास कंडीशन रहेगी। फिर हम बात करेंगे भाई इनसाइड वाले पॉइंट की। तो हम लोगों ने बताया कि जितना भी हमारा यहाँ पे चार्ज है वो ऑन दी सरफेस है, तो अगर हम अंदर कोई भी पी पॉइंट मानेंगे और गोजियन सरफेस ड्रॉ करोगे, तो ये गोजियन सरफेस अंदर हमारा जो चार्ज इनक्लोज करता है वो कितना है, जीरो। इट मीन्स अगर कंडक्टिंग स्फीयर है और इनसाइड जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी भाई वो कितनी रहेगी, यहाँ पे जीरो। कितनी रहने वाली है, जीरो। बट यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल है वो जीरो नहीं रहेगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना अभी, जैसे E इज इक्वल टू हमारा क्या रहता है, दैट इज dV अपॉन dr की कंडीशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है, इट मींस डेरिवेटिव हमारा अगर किसी भी चीज का जीरो आ रहा है, इट मींस कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड जो मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू रहती है वो कितनी रहेगी भाई, कांस्टेंट। और ये किसके बराबर रहेगी, जितनी भाई वो क्या है, आउटसाइड दिस स्फीयर, आउटसाइड जो उसकी सरफेस के ऊपर है, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर रहेगी। ठीक है, तो इसका जो हमारा ग्राफ बनेगा वो इस कंडीशन में बनेगा भाई। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इनसाइड जीरो है, उसके बाद हमारी आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन आर स्क्वायर की फॉर्म में वेरी कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बनेगा पोटेंशियल वाला। तो अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है जो उसकी सरफेस पे, और उसके बाद जो हमारा पोटेंशियल है भाई वो 1 अपॉन आर की फॉर्म में यहाँ पे क्या है, हमारा वेरी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या बनेगा भाई। अब हमारा यहाँ पे कंसेप्ट है दैट इज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में हम क्या पढ़ेंगे भाई, अब हमारा जो ये चार्ज है वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम फैला हुआ है। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज हम लोगों ने कर रखा है 4π3 πr³ की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें तीन केस डिस्कस करने हैं। आउटसाइड दी पॉइंट कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, ऑन दी सरफेस कितनी रहेगी, और सेम हमारा क्या रहेगा इनसाइड। तो अगर हम बाहर अगर हम गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे भाई, तो यहाँ से जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा वो क्या रहेगा, दैट इज KQ अपॉन आर स्क्वायर। फिर हम यहाँ पे Q की वैल्यू को पुट करेंगे भाई। तो Q की वैल्यू पुट करने के बाद जो मेरे पास आंसर रहेगा यहाँ पे, उसको मैं यहाँ पे क्या देखो, दैट इज सिग्मा इंटू में 4π, सॉरी हाँ, जो Q की वैल्यू रहेगी भाई दैट इज Q इंटू में 4π3, एक मिनट, नीचे मारा जाएगा दैट इज 3r स्क्वायर की कंडीशन, और K की फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी भाई। ठीक है, जब हम इसको इसकी वैल्यू को खोल के लिखेंगे तो मेरे पास ये रहेगा दैट इज सिग्मा r की पावर 3, K की वैल्यू पुट करेंगे 1/4π एप्सिलॉन नॉट। तो सोल्व करने के बाद मेरा रहेगा दैट इज 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर की कंडीशन, आउटसाइड की कंडीशन में। ठीक है, और पोटेंशियल की वैल्यू जो मेरे पास यहाँ पे रहेगी भाई वो क्या रहेगी, दैट इज KQ अपॉन r। ठीक है, Q की वैल्यू पुट करेंगे, K की वैल्यू पुट करने के बाद ये मेरे पास आंसर आएगा दैट इज सिग्मा r की पावर क्यूब डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r की कंडीशन बनेगी आउटसाइड के केस में। फिर हम क्या करेंगे भाई, इस पॉइंट को कहाँ पे लेके जाएंगे, ऑन दी सरफेस। तो छोटे वाला r मेरा यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा भाई, बड़े वाले में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ से देखो नीचे हमारा r स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पावर कट करेंगे तो मेरे पास ऑन दी सरफेस ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर की वजह से सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी दैट इज सिग्मा r अपॉन कितनी रहेगी यहाँ पे 3 एप्सिलॉन नॉट की कंडीशन। ठीक है, और पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी भाई मेरे पास, दैट इज सिग्मा r स्क्वायर, यानी कि एक छोटे वाला r नीचे कट जाएगा, दैट इज 3 एप्सिलॉन नॉट की कंडीशन रहेगी भाई ऑन दी सरफेस। अब इनसाइड के केस में यहाँ पे क्या है भाई, अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड हमारी जीरो नहीं रहेगी। यहाँ पे अगर कोई भी अगर आप पॉइंट मानते हो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आएगी। तो इनसाइड जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग
चार्ज स्फीयर की वजह से, उसका फॉर्मूला रहेगा दैट इज के क्यू आर अपॉन क्या रहेगा भाई यहाँ पे, दैट इज R3, या फिर इसको क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे, दैट इज सिग्मा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इनसाइड जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी भाई, वो मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और जब हम पोटेंशियल की वैल्यू हम यहाँ पे निकालते हैं, तो पोटेंशियल की वैल्यू का जो मेरे पास आंसर रहेगा भाई, दैट इज रो 3 आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज 6 एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास कंडीशन रहेगी भाई इनसाइड में ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से। अब हम यहाँ पे देखो दो केस पढ़ते हैं भाई पोटेंशियल की वजह से। अगर हम मान लो सेंटर की बात करते हैं, ठीक है, तो सेंटर पे जो मेरे पास आर की वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी भाई, 0। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सेंटर पे जो मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे आएगी और सरफेस पे जो वैल्यू आई है पुटिंग करने के बाद, दैट इज 3/2 इंटू में सरफेस की कंडीशन रहेगी भाई। ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि अगर हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं तो सेंटर के ऊपर जो इसकी पोटेंशियल की वैल्यू रहने वाली है और जो उसके सरफेस पे वैल्यू है उसका क्या रहती है, दैट इज 3/2 सरफेस वाले की कंडीशन। ठीक है, तो यानी कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगी भाई वो उसके सेंटर पे रहती है, उसके बाद पोटेंशियल की वैल्यू सरफेस पे ज़्यादा रहेगी और उसके बाद फिर मेरा क्या है भाई 1/r की फॉर्म में वेरी करेगी, तो फिर उसके बाद भाई आउटसाइड की कंडीशन रहेगी। ये हमारी कंडीशन रहती है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ रहेगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इनसाइड ए नॉन कंडक्टिंग हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आउटसाइड आने के बाद भाई वो हमारी क्या है 1/r² की फॉर्म में वेरी कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू हमारी कहाँ पे, इसके सेंटर पे है, उसके बाद डिक्रीज कर रही है और फिर आउटसाइड आने के बाद वो 1/r की फॉर्म में यहाँ पे क्या है वेरी कर रही है। तो आपको ये जो ग्राफ है आपको ध्यान में रखना है भाई पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो लास्ट 2020 के अंदर भाई इसके बेस हमारा एक क्वेश्चन था कि व्हेन ए चार्ज q इज गिवन टू एन isolated metallic sphere of radius r and potential at the center is 100 वोल्ट। यानी कि हमारे पास क्या है भाई एक मेटेलिक स्फीयर है, उसके सेंटर पे इन्होंने क्या है भाई पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दे रखी है 100। नाउ द सेम चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ कितना दे रखा है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जो भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं ऑफ द सेम रेडियस द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो मैंने बताया है भाई कि जो हमारा सेंटर पे वैल्यू रहेगी वो सरफेस का कितना रहती है, दैट इज 3/2 कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे मेरे पास कितना है भाई 100, तो हमारे पास कितना रहेगा भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 नहीं, ऑप्शन नंबर मेरा पे क्या रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका। ठीक है, तो सेंटर पे हमारी वैल्यू क्या रहती है मैक्सिमम नॉन कंडक्टिंग के केस में। अगर कंडक्टिंग लेंगे तो जितना भाई इसके इनसाइड वैल्यू है उतनी ही उसके सरफेस पे वैल्यू रहेगी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कंसेप्ट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या टॉपिक रहेगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो हमारी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी भाई, उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे दैट इज इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। यानी कि अब हम यहाँ पे क्या है भाई हम एक थिन प्लेट को कंसीडर कर रहे हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने क्यू चार्ज दे रखा है। तो इसके अगर कोई नियर पॉइंट मानते हैं तो गोज लॉ में भाई हम कहीं सिमेट्री बनाते हैं, सिमेट्री बना के किसी भी पर्टिकुलर पी पॉइंट पे जो इसके नियर पॉइंट है प्लेट के, तो यहाँ पे जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहती है ड्यू टू इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट के लिए उसकी वैल्यू रहती है दैट इज σ/2 एप्सिलॉन नॉट। इट मींस यहाँ पे जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई थिन प्लेन शीट की वजह से वो आर जो है भाई लेट्स जितना भी पॉइंट वो उससे दूर है उसकी पावर पे कहता है 0 डिपेंडेंस रहती है। ठीक है, और जो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास रहेगी दैट इज σr/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस कांस्टेंट की कंडीशन। कुछ भाई फॉर्मूले हैं जो आपको डायरेक्ट ध्यान में रखने हैं। तो ये अगर हमारे पास एक की बजाय अगर हमारे पास क्या है भाई तो टू थिन इनफाइनाइट प्लेन पहले अगर शीट आती है तो फिर हमारे यहाँ पे क्या आंसर निकलेगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन बनेगी भाई। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। अगर लेट्स से पी पॉइंट को हम यहाँ पे मानते हैं ना फर्स्ट वाले रीजन में, ये हमारा भाई इनके बीच में है और ये हमारा क्या रीजन नंबर 3 है। तो पी पॉइंट पे देखो ए प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ही रहेगी और बी की वजह से भी भाई आउटसाइड ही रहेगी। ठीक है, तो फॉर्मूला मेरे पास कितना है दैट इज σ/2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरे के लिए भी कितना है दैट इज σb/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कंडीशन रहेगी भाई मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर σa और σb दोनों बराबर हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरा क्या हो जाएगा भाई 2σa/2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि σ/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रहेगी।
अगर हम इसके इनसाइड की बात करेंगे तो देखो ए के लिए इस डायरेक्शन में है और बी के लिए, तो इनकी दो वेक्टर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो मेरे पास इसका आंसर रहेगा भाई दैट इज सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का सिग्मा पी अपॉन 2, यानी कि सिग्मा हमारे पास यहाँ पे क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, अगर दोनों की वैल्यू अगर आप इक्वल लेते हो तो इनसाइड थिन पैरेलल प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रहेगी भाई, 0। और सेम केस में अगर पॉइंट है तो दोनों के लिए आउटर डायरेक्शन में, तो इसमें भी हमारी क्या रहेगी भाई, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी डिवाइड बाई क्या रहेगा, दैट इज 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों की वैल्यू बराबर होगी, यानी कि अगर सिमिलर सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है, दैट इज कितना जाएगा यहाँ पे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास क्या भाई फॉर्मूला बनता है थिन पैरेलल प्लेट की वजह से। ठीक है, अब देखो 2021 में इसके बेस पे हमारा एक क्वेश्चन आया है, टू लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट्स S1 एंड S2 कैरिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर रिस्पेक्टिवली प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट ए डिस्टेंस d in the vacuum. The work done by the electric field in moving a point charge q through a distance a from S1 toward S2 along a line of making 45 degree with the normal of the plate। देखो इस कंडीशन में हमें निकालनी भाई, तो ये जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि इन साइड में इन दोनों प्लेट की वजह से, अगर दोनों ही हमारी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहेगी भाई वो कितनी रहती है, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं इनसाइड की वैल्यू में, दैट इज सिग्मा ए माइनस का सिग्मा बी डिवाइड बाई क्या रहेगा भाई मेरे पास 2 एप्सिलॉन नॉट की कंडीशन। तो यहाँ से मेरे पास इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई भाई, दैट इज सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कंसेप्ट हमारा यही बनता है, बट यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि हमें वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम क्या इस पॉइंट चार्ज को भाई एक डिस्टेंस यहाँ से जो इसके यानी कि जो हॉरिजॉन्टल के साथ में 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या है वर्क डन की वैल्यू दिखानी। तो हमारे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला रहता है वो रहता है दैट इज फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फोर्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है F इज इक्वल टू क्या रहता है मेरे पास Q नॉट E। तो यहाँ पे जो हमारा टेस्ट चार्ज है भाई Q, उसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो फोर्स का फॉर्मूला रहेगा दैट इज Q इनटू में E, और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, यानी कि पार्टिकल हमारा यहाँ से मूव कर रहा, तो इट मीन इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर ये मेरे पास A है और ये मेरे पास 45 डिग्री है, तो ये जो मेरे पास रहेगा दैट इज A साइन 45 डिग्री, यानी कि A बाई रूट 2 की कंडीशन यहाँ से मेरे पास आ जाएगी। तो यानी कि पार्टिकल को भाई S1 से S2 पॉइंट पे अगर मूव करवाना है तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा भाई यहाँ से, दैट इज W इज इक्वल टू Q नोट, यानी कि Q की हमारे पास आंसर है Q दे रखा है, इनटू में मेरे पास सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, और मेरे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई दैट इज A बाई रूट 2, तो ये मेरे पास वैल्यू जाएगी यहाँ पे दैट इज D अपॉन रूट 2 की कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरे पास आंसर रहेगा भाई वो ऑप्शन नंबर मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो थोड़ा सा इनहेंस वर्जन है टॉपिक के साथ में। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पे बनेगा दैट इज हेमिस्फेरिकल चार्ज बॉडी। तो अगर हेमिस्फेरिकल चार्ज बॉडी है तो इस पर्टिकुलर अगर O पॉइंट पे अगर हमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई दैट इज इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट इज सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ से कितनी रहेगी, दैट इज सिग्मा R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई हमारा लास्ट आई थिंक जो है दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है भाई, अगर P पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं चार्ज डिस्क की वजह से, तो इसके लिए जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रहेगा भाई दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस का x डिवाइड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और पोटेंशियल की जो यहाँ पे मेरे पास कंडीशन रहेगी दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का x, ये वाली कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। तो ये अच्छा, उसके बाद हम रिलेशन पढ़ चुके हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि इन दोनों के बीच में हमारा क्या रहता है दैट इज E इज इक्वल टू माइनस का dV अपॉन dr की कंडीशन यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो बाकी की जो इसमें रिमेनिंग टॉपिक है वो क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ ए कंडक्टर, ये भी हमें डिस्कस करना है भाई, आई थिंक ये लास्ट टॉपिक रह गया। तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी में यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे भाई, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि जितना भी अगर आप चार्ज देते हो कंडक्टर के सरफेस पे, वो पूरा का पूरा जो हमारा चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा भाई। अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्मली मतलब बॉडी है, ठीक है,
सेकंड, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑन दी सरफेस ऑफ कंडक्टर क्या रहती है भाई, परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कंडीशन रहेगी भाई ई डॉट डी आर की। ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू जो हम यहाँ पे लेते हैं भाई, तो पोटेंशियल, अच्छा, आउटसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहेगी भाई वो कितनी रहती है, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 3-4 प्रॉपर्टी हम पढ़ के आ चुके हैं भाई। इनसाइड हमारे पास चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 कंडक्टर के। और जो मेरा पोटेंशियल रहेगा भाई अंदर, वो क्या रहेगा, क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, जितना भाई इसका पोटेंशियल इसके सरफेस के ऊपर रहेगा। तो ये 4 से 5 प्रॉपर्टी है भाई जो हमें कंडक्टर के बारे में ध्यान में रखनी है। और आई थिंक एक कंसेप्ट और आता है हमारे यहाँ पे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब हमारे पास क्या है कि लेट्स से अगर हमारे पास कोई ऐसा रीजन है भाई जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से 2 पॉइंट के बीच में, और यहाँ पे हम कोई भी एक क्या लेते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं भाई जिसके अंदर क्या है, इनसाइड में एक स्पेसिंग है ये वाला। तो उन्होंने बोला है कि जो इसके इनसाइड वाला जो स्पेस है, यानी कि पर्टिकुलर रीजन है जो अंदर रहेगा, इस पर्टिकुलर स्पेस में हमारा जो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि चार्ज की वैल्यू 0 रहेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी कि ऐसा स्पेस, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट से बचाना, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, बाकी रिमेनिंग टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।